right. Thank you, Shikha, for that wonderful session. And a very warm welcome to you, Sonu. Thank you so much. Very, very excited to be with you today. Spend this time over the next 30, 35 minutes and go through some of the most amazing work that we have come across in the social space in the last 2 years or so, 18 months that you've been across. Right. हम उस पे काफी बात करेंगे. But पहले let's start from your childhood. I don't think a lot of people know about your childhood, growing up years. I know I've seen that you studied your engineering in Nagpur, तो उस पे थोड़ा और पूछूंगा मैं आपसे. And then entry into film industry. तो वहाँ से शुरू करते हैं. तो childhood और growing up years के बारे में थोड़ा बताइए. Thank you so much, Niranjan, for having me. और बचपन जो था मोगा में ही हुआ. I was born in Patiala and brought up in Moga, and from there I studied till my 12th standard. And my mom was a professor. My dad had a cloth shop, a showroom in Punjab that was called Bombay Cloth House. And I was the only son. I had 2 sisters. And Punjab में उस समय terrorism बहुत peak पे था जब मैंने अपना 12th खत्म किया. So my parents thought that it's a wise thing to leave Punjab और कहीं और state में आपको जाके पढ़ना चाहिए. And that's how I got selected for Nagpur. और नागपुर में YCC college है, वहाँ से मैंने engineering की electronics में. And I thought कि जब पढ़ाई खत्म होगी 4-4.5 साल बाद, so I'll come back to Moga, join the family business या उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे. But that's where the actual acting bug bit, and कोशिश किया कि 1 साल मुंबई जाके ट्राई करेंगे एक्टर. सबने कीड़ा डाल दिया था जितने दोस्त थे कि यार बॉस कोशिश कर जाके. एंड दिस इज हाउ आई लैंडेड इन बॉम्बे. बट उससे पहले 8-10 महीने आई वाज इन दिल्ली डूइंग सब मॉडलिंग असाइनमेंट, फैशन शो टाइप, जो भी वहां से शुरुआत होती है एज एन एक्टर कि सर्वाइवल कैसे हो और बनाए कैसे थोड़ा बहुत. तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली. फिर एक दिन मुंबई आया एंड नेवर सोल इन द सिटी. बट धीरे धीरे जिंदगी के जो धक्के होते हैं, बोलते बहुत कुछ सिखा देते हैं. तो मुंबई ने बहुत कुछ सिखाया. एंड टुडे आई एम हियर. तो अब ऐसे मूवी इंडस्ट्री में काफी इंजीनियर्स आ गए हैं. मतलब आई नो अ फ्यू ऑलरेडी, बट ये बड़ा ही डिफरेंट डाइग्रेशन है फ्रॉम डूइंग एन इंजीनियरिंग. एंड दैट गिव्स अ लॉट ऑफ होप टू ऑल ऑफ अस इन सॉफ्टवेयर कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी वी कैन स्टिल मेक इट बिग इन द शो बिजनेस. नहीं, आप लोगों वाला फील्ड बड़ा सिक्योर है यार. यहाँ इंजीनियरिंग वाला बड़ा मुश्किल है. बिकॉज इवन आफ्टर यू अचीव समथिंग इन लाइफ, जो भी हमें लगता था कि इंजीनियर बन गए हैं तो बहुत जिंदगी में अचीव कर लिया है और फाइनली अभी नाउ इट्स अ टाइम टू डू समथिंग इन लाइफ. बट अगेन इफ यू वांट अगेन टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, कि बस आप वापस जाते हो ऑफिस में जाते हो और वहां पे आपको कई बार एंट्री नहीं मिलती एंड पीपल डोंट वांट टू सी योर पिक्चर्स एंड दे डोंट वांट टू गिव यू टाइम. सो आपको लगता है यार इतना कुछ करने के बावजूद जिंदगी की शुरुआत आपको जीरो से फिर से काउंटिंग शुरू करनी पड़ी. तो वो एक बड़ा रिस्क रहता है. So I think अगर आप if you can overcome that fear और insecurity, जो इसको बोलते हैं कि पता नहीं 2-4 साल बाद करने के बाद भी whether you'll be able to achieve something in life or not. So I think that's a very difficult pocket that you live in. और जो vacuum मिलता है आपकी जिंदगी में एकदम बहुत अचीव करने के बाद फिर से वापस जीरो से. I think if you can overcome, I think then it's possible. तो घर पे रेजिस्टेंस नहीं था कि 4 साल पढ़ाई कर ली, अभी आप मूवीज में जाना चाहते हैं? मुझे लगा कि रेजिस्टेंस होगा. बट आई रिमेम्बर मैंने जब अपने पेरेंट्स से शेयर किया कि आई जस्ट वांट टू ट्राई फॉर 1.5 years एंड दे वर वेरी सपोर्टिव. दे सेड कि यार अगर तेरे को इसमें खुशी मिलती है जस्ट गो एंड अचीव योर ड्रीम, बट गिव योर 100%. और मुझे याद है कि मैंने 4-5 साल बाद कुछ फिल्में कर ली थी और मैं हर 3-4 महीने में मोगा जाता रहता था. उनके पास टाइम बड़ा स्पेंड करता था and I always used to miss them a lot. So मैं कई बार उनसे बोला कि यार पता नहीं सही डिसीजन था लाइफ का या नहीं था. कि कई बार इच्छा होती है कि वापस आ जाओ मोगा में, यहीं पे कुछ बड़ा हो, because I'm not able to spend that much of time of my life with you. और मैं मिस करता हूँ इस चीज को. मुझे नहीं लगता कि वो समय कभी वापस आएगा. So मेरे मॉम एंड डैड साथ में बैठे थे. मुझे याद है कि हम लोग बाहर गार्डन में बैठते हैं एंड शी सेड कि सोनू अब तू यहाँ से निकल चुका है, ये जो गलियां हैं तू इसको छोड़ चुका है, बहुत आगे निकल गया है. अगर तू वापस आएगा तू खुश नहीं होगा, तो अभी वहीं पे रह, कोशिश कर, अपने ड्रीम्स पूरे कर. अगर इफ यू आर एबल टू अचीव, हमें वी नो दैट एज पेरेंट्स वी आर गोइंग टू मिस यू, बट इफ यू आर एबल टू डू दैट, इफ यू आर एबल टू अचीव दोस ड्रीम्स, वी विल फील प्राउड. हमें भी नहीं पता कि कितना समय आपके साथ बिता पाएंगे हम लोग, बट जहाँ पे भी आप अचीव करोगे जिंदगी में, वी विल ऑलवेज बी ब्लेसिंग यू. एंड टुडे व्हेन
I don't have my parents around. So मुझे वो समय हमेशा याद आता है कि शायद मैं थोड़ा और समय उनके साथ बिता पाता, या जहाँ पे भी होंगे या जो भी मैं कर रहा हूँ जिंदगी में, तो शायद उनका दिखाया हुआ रास्ता था और कहीं ना कहीं देखकर वो खुश हो रहे होंगे। मुझे ना आप जैसे ये बता रहे हो, मुझे ना सिंह इज किंग के लकी सिंह का कैरेक्टर थोड़ा सा जी सिमिलैरिटी लग रही है कि पंजाब से निकल के एंड ही गोज टू ऑस्ट्रेलिया, लंदन समवेयर, जी एंड जी, ही टेक्स ऑस्ट्रेलिया इट या ब्रेक ऑस्ट्रेलिया। तो थोड़ी वैसी स्टोरी लग रही है मुझे, जी। but good to know. As I was telling you in the beginning, हम थोड़े दिन पहले यामी से भी बात कर रहे थे, and while we were looking at her filmography and the work that she has done, I think Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, हम्म, हिंदी, ये सब आपने भी किया है। आप दो कदम और आगे, I saw Mandarin and I saw या Urdu as well, जी right? So there was some one पाकिस्तानी मूवी और दो चाइनीज मूवीज भी हैं। जी जी, एक एक तो आपने मलयालम नहीं किया अभी तक, तो एक सवाल राइट मुझे मलयालम पे है, इज राइट इट द मोस्ट डिफिकल्ट एंड राइट। दैट्स द रीजन यू केप्ट अवे, एंड हाउ वाज इट अक्रॉस सो मेनी लैंग्वेजेस? what are your experiences of working across so many different languages? You get to learn a lot, when you work with different directors, different languages, different cinema. So as an actor you grow. I was not a trained actor or something, I was just someone who had those dreams in my eyes to achieve something, but I was ready to learn. But when I was working with all these directors, I started from Tamil, then Telugu, and Tamil and Telugu were big industries. They pay very well. Malayalam is the lowest one, सबसे कम पैसा देते हैं। और जब तक मुझे थोड़ी सक्सेस मिली तमिल तेलुगु में, तो मलयालम वालों के पास पैसे नहीं होते थे, तो इसलिए नहीं कर पाया, नॉट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। मेरे लिए सब लैंग्वेजेस सेम ही थी, बट मैंने लगा कि यार वो अगर 25-30 दिन मुझे देने हैं, सो बेटर टू स्पेंड इन तमिल और तेलुगु, क्योंकि वहां पे भी बहुत डिमांड था। और अगर मलयालम में 3-4 फिल्म्स करूंगा तो उतना पैसा मिलेगा, अगर तमिल तेलुगु एक करूंगा तो मिलेगा, तो चलो 25-30 डेज वहां पे करूं। सो दैट वाज द ओनली रीजन। बट Okay. मलयालम में एक बेस्ट मूवीज, उनकी स्टोरीज सबसे बेहतर रहती हैं सभी इंडस्ट्री से। अगर हम बात करें तो मलयालम की कहानियां बहुत जबरदस्त रहती हैं। But maybe karunga, but like I said, all these languages, Emirati and Pakistani films and Chinese films, वो सब होता गया, अपने आप रास्ते खुलते गए, and I was very open to explore myself. I was open to learn, और इसीलिए वो जो रास्ता था खुलता गया और आगे बढ़ते गए। तो मैंडरिन सीखी आपने या इट वाज मोर डायलॉग्स इन इंग्लिश, एंड वो कैसा था? एक्चुअली डायलॉग्स इन इंग्लिश थे, और सीख भी रहा था, और कैरेक्टर भी मेरा इंडियन था, तो थोड़ा सा एक लिबर्टी रहता था। और उस समय सीखी भी बहुत थी। फिर ये था कि अभी 3-4 साल 5 साल हो गए, तो कोई बात करने वाला नहीं, तो आप भूल जाते हो सब चीजें। पर उस समय मैं बहुत समझता, व्हेन आई वाज स्पेंडिंग टाइम विद जैकी चैन, आई रिमेंबर, तो जैकी चैन हमेशा बोलते थे कि मैंने बड़े इंडियन एक्टर्स को देखा है या कई बार मिला भी हूँ, बट यू आर ए वेरी फास्ट लर्नर। मैं बड़ा सीखा, क्योंकि मैंने समय बहुत बताया था उस समय चाइना में। बट आई विश कि इधर भी वो कंटिन्यू रह पाता, बट कहीं ना कहीं वो टच छूट गया। तो इन सारी में से सबसे ज्यादा कंफर्ट किस में आया आपको? बिकॉज ऑल आर फॉरेन लैंग्वेजेस फॉर यू, मतलब कंफर्ट मुझे नॉन तमिल, नेटिव रादर। या तमिल में थोड़ा सा ज्यादा था, क्योंकि शुरुआत की थी और सीखने की जील ज्यादा थी कि यार सीखना है, यार नई लैंग्वेज पता नहीं कैसा, और नई नई जिंदगी शुरुआत की थी एज एन एक्टर, तो सीखने का बड़ा एक जुनून रहता था। फिर धीरे धीरे जब नाम बनना शुरू होता है, तो आप थोड़े से एक मोड में चले आते हो, हाँ यार आपको पता है, अच्छा ये कैमरा एंगल है, इधर से होगा, ऐसा कर लेंगे, संभाल लेंगे। तो फिर संभालना सीख लिया। तो आई वुड से सब लैंग्वेजेस मेरे लिए नहीं थी, पर कहीं ना कहीं तमिल और तेलुगु में ज्यादा काम किया, तो इसलिए ज्यादा कनेक्शन उनसे जुड़ा रहा। गोपाल सिंह, युवा, छेदी जी सिंह, सुजामल, सारे बहुत वेरिड कैरेक्टर्स हैं, मतलब ऑल आर कैरेक्टर एक्टर्स। तो इनमें से आई एम श्योर और बाकी बहुत सारे हैं, इनमें से आपका कोई फेवरेट है जो आपको सबसे मजा आया हो या करने में बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ हो? सभी में मजा आया। मुझे लगता है छेदी सिंह का रोल मुझे बहुत कनेक्ट हुआ, क्योंकि वो रोल मेरा लिखा हुआ काफी था। उसमें कैरेक्टराइजेशन जो थी, उसकी जो बोलचाल थी, जो उसके मैनरिज्म थे, जो उसके डायलॉग से मैंने बहुत लिखे थे। मैंने नागपुर में मेरे साथ बहुत सारे बिहार के स्टूडेंट्स थे, जो मेरे रूम पार्टनर्स थे, और उनके साथ मैंने बहुत समय बिताया। 4-4.5 साल मैंने उनके साथ बिताया। तो लोग मुझे ये भी सोचते थे कि शायद ये बिहारी है, जो पंजाबी है लेकिन बिहारी है, कोई उनके साथ रहता है। तो मैं जैसे वो बैठते थे, जो बात करते थे, एक फोटोग्राफर जो साथ में भैया जी स्माइल वाला किरदार रखा गया था, वो भी एक्चुअली मेरा ही सजेशन था कि इसको डाला जाए,
क्योंकि वो भी 2 दिन पहले फिल्म के मैंने बोला कि यार मेरे जो साथ में बिहार वाले थे उनको फोटोग्राफ खिंचाने का बड़ा शौक था, जहाँ वो देखते थे अपॉर्चुनिटी वो थोड़ा खींचते थे और उनके साथ फोटोग्राफर था, भैया ले, तो वो बोलता था भैया जी स्माइल, तो खींचते थे। तो उनको बड़ा अच्छा लगा और दैट्स हाउ दैट भैया जी स्माइल कैरेक्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दैट फिल्म। और बाकी जो सीन्स भी थे बड़े लिखे गए थे, मेरे लिखे हुए सीन थे। मुझे याद है कि पहले मैंने मना ही कर दिया था उस फिल्म के लिए, और फिर एवरीवन इंसिस्टेड कि नहीं करनी करनी, तो मैंने बोला कि मुझे आप 2 दिन दो, लिखने का समय दो। मैं जो डायरेक्टर्स के साथ या राइटर्स के साथ काम किया है उनको पता है कि मैं लिखता अच्छा हूँ। और मैंने फिर लिखी उसके सीन्स और डायलॉग्स लिखे उस किरदार के। इनफैक्ट कि हम तुम में इतने छेद करेंगे वो भी मेरा ही डायलॉग लिखा हुआ है। तो अब मैं सलमान को हमेशा बोलता हूँ कि बॉस मेरे डायलॉग के ऊपर आपने बहुत ऐश की है, लिखा हुआ मेरा ही है। तो so this is how it is, but yeah, I think Chedi Singh was special. I think we also loved, and the dialogue, I didn't know. I don't think many जी, of us would not know that it was the dialogue that you wrote. So I right. think that's a good tidbit for us to know. So on this fun aspect, I think last 18 months we've seen a very different you of Sonu Sood. I don't think हमने किसी ने भी सोचा होगा कि this is an also probably intrinsically somewhere in you to come up with a social cause like this. तो वो कहाँ से जेनेसिस हुआ? What prompted you? थोड़ा स्टार्ट कैसे हो उसके बारे में कुछ बताइए। निरंजन, मुझे खुद ही नहीं पता चला कैसे हुआ। वो अपने आप ही हो गया। मैं भी खाना बांट रहा था लोगों को, फ्रूट्स बांट रहे थे। रोज एक ट्रक में फ्रूट का बुलाता था, हम लोग बांटते थे। थाना में चौक है वहां पे बांटते थे। फिर लोगों ने पैदल चलना शुरू किया और उनको हमने खाना देना शुरू किया। और कुछ फैमिलीज जब मुझे मिली जो कर्नाटका जा रही थी, मैं जब उनको देखा, सो आई वॉज वेरी मूव्ड। जब मैंने देखा कि एक 3 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा हाथ में पकड़ा है, एंड दे सेड कि 10 दिन का खाना पैक कर दो, हम लोग 600-700 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं। आई थॉट कि यार ये कैसे जाएंगे छोटे बच्चों को लेके, एंड व्हेन दीस किड्स आर गोइंग टू ग्रो एज एडल्ट्स, उनको नहीं पता कि उनके माँ बाप जो है उनको लेके जाने वाले हैं, और वो झूठ बोल के लेके जाएंगे कि आधे घंटे में पहुंच जाएंगे घर, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, एंड व्हेन दे आर गोइंग टू सी दैट काइंड ऑफ सफरिंग्स ऑन द रोड फॉर डेज, एंड नहीं ठीक ठाक पहुंचेंगे भी नहीं पहुंचेंगे। सो आई थॉट कि यार ये जो देश भर में मूवमेंट हो रही है ये सही नहीं है, और इट्स नॉट गोइंग टू सेंड अ राइट मैसेज। सो मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है वो बैंकॉक में रहता है, तो मैंने उसको बोला यार मैं कल ना कुछ बड़ा पंगा करने वाला हूँ, देखूंगा अगर हो जाएगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये बोला क्या? मैं बोला कि मैं यार इन लोगों के लिए जो पैदल चल रहे हैं लॉकडाउन में, मैं उनके लिए बसेस अरेंज करने वाला हूँ, परमिशन लेने वाला हूँ, जो मिल नहीं रही हैं, बिल्कुल टोटली मना था उसके लिए। और अगर मैं वो परमिशन निकाल पाया तो फिर बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे 2 दिन लगे, मुझे उन 350 लोगों के कोविड टेस्ट करवाए थे। मैं किसी को बाय फेस जानता नहीं हूँ, नंबर नहीं कुछ, उनको बस एक ग्रुप्स बनाए, उनको लेकर परमिशंस ली। बसेस वाले रेडी नहीं थे, ड्राइवर्स रेडी नहीं थे, उनके साथ जो क्लीनर्स वगैरह जाते हैं बसेस वो रेडी नहीं थे। उनको डबल डबल पेमेंट दिया कि यार आप बॉस जाओ, इनको लेके जाओ। और मैंने सारी स्टेट्स की वो परमिशंस निकालनी शुरू की, जिस स्टेट्स में मैं भेज रहा था। शुरू में बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन जब मिली और वो मूवमेंट शुरू हुआ, तो तब एक ऐसा देश में एक मूवमेंट छिड़ा कि ऐसा किया जा सकता है। और फिर एवरी डे मल्टीप्लाइड मेनी फोल्ड्स, और देखते देखते जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की अगर आप बात करें, पूरे देश में ऐसा कोई स्टेट, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कोई एरिया, जिला नहीं होगा जहाँ पे मैंने बसेस या फ्लाइट्स या ट्रेन या फिर प्राइवेट गाड़ियां नहीं भेजी। तो फिर वो एक कनेक्शन जुड़ गया था, फटाफट परमिशन आती थी, फटाफट करते थे, रुकता था, उनको ठहराना पड़ता था यहाँ पर फिर दिन में 24 घंटे भी कम पड़ते थे। आई थिंक दैट वाज a journey, I would say the most special journey of my life. But how it started, I have no idea, but एक रिश्ता जुड़ गया था हम लोगों के साथ। तो ये बैंगलोर से स्टार्ट हुआ और तकरीबन पिछले साल अराउंड व्हाट अप्रैल में समटाइम। जी, around what April is, yeah. अराउंड अप्रैल एंड और मैं आपका एक और इंटरव्यू कहीं देख रहा था जहां बता रहे थे देयर वाज अ प्रेग्नेंट लेडी आल्सो इन जी, दैट, और फिर देन शी डिलीवर्ड लेटर एंड देन उनका नाम रखा गया right. सोनू सूद। तो वो स्टोरी भी मुझे सुन के बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो उसके पीछे वो क्या था? बहुत सारे लोगों ने निरंजन नाम रखा। आई रिमेम्बर कि वो लेडी को मुझे याद है, फैमिली बिहार की थी, और मैं उन्हें यहाँ पे पालघर में चढ़ाने गया था। हम लोग पहले बांद्रा से, अगर ट्रेन शुरू होती थी, परमिशन लेते थे, 700-800 लोग बांद्रा से चढ़ते थे, फिर यहाँ से 2-2.5 घंटे लगते थे पालघर पहुंचने में, वो साई पालघर तरफ। तो मैं बाय रोड
कई लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा के पालघर वसई लेके जाता। तो फैमिली को मैं लेकर गया था साथ में, और प्रेग्नेंट थी, रो रही थी, बड़े लेडी रो रही थी, उसके हाथ भी बहुत वरीड थे उसके लिए। सो कैसे भी मैं उनको लेकर गया पालघर में, फिर उनको गाड़ी में चढ़ाया, खाना दिया, सब दिया, और पूरी ट्रेन सी मेरी थी। 1640 टू 1650 लोग रहते थे एक ट्रेन के अंदर। कई बार हम लोग ज्यादा भी चढ़ा देते थे। जब वो जाने लगी तो वो कहती कि मैं अगर ठीक रही और मैं ठीक ठाक पहुंच गई तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। और फिर जब वो गई तो व्हेन शी डिलीवर्ड, तो उसने उसका नाम सोनू रखा और मुझे पिक्चर्स भेजी, और आज भी रोज भेजते रहते हैं वो। तो आई थिंक दैट वाज वेरी स्पेशल। मुझे याद है कि जब मैं नया नया एक्टर बनने आया था, मुझे लोग बोलते थे कि यार सोनू सूद नाम का कोई एक्टर नहीं हो सकता, ये बड़ा है, सोनू तो घर का नाम है, आपका एक्चुअल नाम क्या है? तो मैं बोलता था यार सोनू ही है नाम, यही रखा है। और फिर मैंने बड़ा चेंज करने की भी कोशिश की कि आर्यन, आर्यमन, ये ऐसे टाइप के बड़े नाम फैशन में थे उस समय। फिर मुझे लगा कि यार जब सोनू मुझे यहाँ तक लेकर आ गया है ये नाम, तो इसको पीछे क्यों छोड़ूं? फिर देन हाउ इट स्टेड एज सोनू सूद। एंड अभी लोग बच्चों के नाम भी रख रहे हैं, दुकानों के नाम भी रख रहे हैं, फास्ट फूड हो, मटन शॉप्स हो, सब वो रख रहे हैं। सो मॉम डैड जहाँ पे भी होंगे उनको लग रहा होगा कि हाँ यार नाम बेटे का सही रखा है, तो जिसकी शिकायत हमेशा रहती थी। बहुत बहुत ओवरवेलमिंग होगा द रिस्पॉन्सेज। एटलीस्ट हम लोग यहाँ फेसबुक पे या ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे देख के ही we used to get so overwhelmed that we really have a real life hero who's making a difference during these times. तो आपको personally how was it? मुझे अच्छा लगता है, उससे ज्यादा कि लोग आपका नाम रखें या शॉप्स का नाम रखें, या उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग ये लगता है कि जब आप देखते हैं मेरे घर पे, मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा जो आप दिखाइएगा भी जरूर। मैं कल की बात बताता हूँ, शाम को अभी भी अगर आप देखेंगे तो 100-200 लोग पहुंच चुके हैं। शाम होते होते 500 से 1000 लोग हो जाएंगे लोग। और फिर आप नीचे जाते हैं शाम को। मैं कई बार बिजी भी होता हूँ, मुझे नहीं, पर मुझे जाना पड़ता है क्योंकि कोई तेलंगाना से पैदल चल के आया हुआ है, कोई त्रिची से पैदल आया, तिरुपति से भी 3 लोग पैदल चले। उन बड़ी बार रास्ते में फोन करके हम लोग बोल चुके हैं कि मत आइए पैदल, बट दे सेड नहीं कि दिस इज हाउ वी वांट टू शो आवर लव फॉर यू और ग्रेटिट्यूड। तो अगर मैं नीचे आता हूँ तो फटाफट केसेस सॉल्व होते हैं कि आपका क्या नाम है, तो मेरी ये प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है उस हॉस्पिटल में जाइए। आपका क्या प्रॉब्लम है, मेरे लिवर ट्रांसप्लांट, चलिए उस डॉक्टर के पास जाइए। किडनी ट्रांसप्लांट, उधर जाइए, यहाँ से दिल्ली। तो अगर मैं 1.5 से 2 घंटा नीचे बिताता हूँ, तो जो 400-500 लोग होते हैं, कोई फीस के लिए आया हुआ है, मेरी फीस भरवा दीजिए सर, मैं बच्चे की क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस छूट गई हैं, तो सब तरह की क्लासेस हैं। तो 300-400 में से एटलीस्ट 70 to 80% लोगों की प्रॉब्लम्स वहीं वहीं सॉल्व हो जाती हैं जाकर। या फिर हम लोग बुलाते हैं रात को, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट मैंने रखा हुआ है, वो सिर्फ एजुकेशन वालों को, कॉलेजेस को फोन करेंगे कि भैया जितने जिस स्कूल में, कॉलेजेस में, उनको फोन करेंगे, उनकी डिटेल्स लेंगे, पेरेंट्स की बात करेंगे, कोई हॉस्पिटल्स की बात करेगा, कोई डोनर्स की बात करेगा। वो सब सिस्टम में आता है, ठीक हो जाते हैं लोग, बहुत हजारों जाने बच रही है। पर मैं ये सोचता हूँ जो मुश्किल समय ये है कि जब मैं कहीं बाहर चल जाऊंगा, आउटडोर शूटिंग के लिए, तो वहां के लोग आने शुरू हो जाते हैं, उनको पता चलता है मैं शूट करता हूँ, तो इन लोगों का क्या होगा? सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू सेट मेक एन इकोसिस्टम जहाँ पे हम लोग सब मिलके कर पाए। आप लोग जितने हमारे लिसनर्स हैं, मैं उनको बोलता हूँ, मैंने एक किया था, लेट्स हेल्प टुगेदर। आप सब बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, लेकिन हम किसी ना किसी की जिम्मेदारी लेना शुरू करें। अगर हमारे घर में 5 लोगों का खाना बनता है और हम लोग 5 लोग हैं, तो हम लोग 8 लोगों का खाना बनाना शुरू करें। 10 लोगों का खाना बनना ही बनना है। 4 एक्स्ट्रा रोटीज बनेगी, राइस बनेगा, जो कहीं ना कहीं हम लोग एक जगह तय करें, वहां रोज हम लोग लेने आएंगे, तो हमारे पता लगे हमारे घर में वो 5 नहीं 10 मेंबर्स हैं। अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं, उनकी फीस करते हो, तो एक बच्चा कोई भी कहीं पे भी चुन लीजिए, किसी स्कूल में आप अपने आसपास वाला चुन लीजिए, उसको कहीं ना कहीं छोटे ढंग से अडॉप्ट कर दीजिए। अगर आपके पास 2 लोगों की को सैलरी देने की ताकत है या रखने की ताकत है, और आपको लगता है कि एक को आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, तो वो दीजिए। आज की जो एम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा इशू है, नीचे लोग आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, मैं सारा दिन लोगों को नौकरी दिलाने की कोशिश करता रहता हूँ। मैं इनफैक्ट, आप बहुत सारे बड़े लोग जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस सेशन का फायदा ये नहीं है कि मैंने क्या जिंदगी में स्टोरी किया, या मैं बचपन कहाँ से उठ के आया था, या मैं आज क्या कर रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ। इस सेशन का तब फायदा है कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक इंसान एक जिम्मेदारी उठाए कि सोनू यार, तो हम जॉब दे देंगे, तो एक बंदा हमारे पास भेज, हम उसको जॉब दे देंगे। अगर आज X amount of people are listening to me, so we should generate those X amount of jobs for individuals। और उतनी, अब एक फैमिली में अगर 5 लोग हैं, तो 5x into 5x लोगों की हम जिंदगियां बचा पाएंगे। So I think that's what I want to do, कि हम क्या कर सकते हैं वो हमें पता है,
हम क्या नहीं कर सकते हैं वो हमें करना है कि यार यार मैंने किया नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ से शुरू करना। बहुत लोगों के सवाल होते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूं, मैं करना चाहता हूं पर कैसे शुरू करूं। मैं आपको बताता हूं, आप मुझे फोन कीजिए, आप निरंजन को मैसेज कीजिए, आप विजित को मैसेज कीजिए और फिर देखिए हम लोग कैसे जिंदगियां बदलेंगे। और अगर इफ यू एबल टू डू दैट, आई थिंक वी हैव अ ग्रेट कनेक्शन। और दिस शुडंट बी अ टेम्पररी थिंग, ये परमानेंट होना चाहिए, हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। कि अगर हम रोज जिम जाते हैं या हम जॉब पे जाते हैं या हम लोग फिल्म देखने जाते हैं, तो हमारी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा, जिंदगी में आधा घंटा जो है 24 घंटे में से, किसी ना किसी के भलाई के लिए हमें सोचना है, सब चीजें साइड रख के। आई थिंक देन ओनली वी कैन मेक द डिफरेंस। एक्सट्रीमली नोबल, वेरी वेरी नोबल थॉट सोनू। आप जैसे बोल रहे थे, मैं भी सोच रहा था कि मैं इमीडिएटली what can I जी start, and I'm sure as people are listening to all this, at least even if 50% of that them go get motivated to start contributing, निरंजन I think होता that's है, the real difference. निरंजन होता है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर पे जब भीड़ खड़ी रहती है तो उसके अंदर मैंने दो छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। एक बंदा ऐसे मेरे को सर हाथ दिखा, वेरी वेल ड्रेस एंड ऑल, तो मैंने पूछा सर कुछ, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर मेरे को कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं आपको ये बताने आया हूँ, मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं, मेरी एक बड़ी तगड़ी फर्म है, उसके अंदर आपको जो जॉब चाहिए ना, 5-10 जॉब अकाउंट्स वाले कोई भी आपके पास 10-15 आए, मुझे भेज देना, मैं रख लूंगा उनके पास। मैं यार थैंक यू सो मच बॉस, अपना नंबर दे। मेरे साथ लड़का, इसका नंबर, उधर ही 5-6 लोग, 4-5 लोग बेचारे आए हुए थे जो पढ़े लिखे होते। मैं क्या बॉस नंबर लो, उसका करो, और उन 4-5 की जॉब लगी एंड दे आर डूइंग वेल, खुश हैं, रोज थैंक यू सो मच अपनी फोटोग्राफ भेजते हैं, टाई वाई लगा के ऑफिस में बैठे हैं, एंड दे वर अनएम्प्लॉयड, और उनको जॉब मिल गई। एक बंदा आया, कहता सर मैं इधर इस कंपनी में के लिए एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ सर, ये रोज भेजते रहे, मैं रोज करता रहूंगा। हर रोज वो 5 से 7 लोगों की जॉब लगाता है, कोई पैकेजिंग के लिए लगाता है अमेजोन में, कोई किसी में लगाता है। सो माय आइडिया इज कि हम लोग सोचते हैं यार अभी जॉब्स है नहीं है, मैं देखता हूँ, लेकिन आपकी जो फोन लिस्ट है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा नाम और नंबर जरूर है कि अगर आप वो डायल करेंगे तो किसी ना किसी का भला हो जाएगा, जिंदगी बच जाएगी। हम लोग सिर्फ वो करते नहीं है। मुझे एक बहुत बड़े एक्टर है हमारे इंडस्ट्री, बहुत बड़े स्टार है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने मुझे रात को 3 बजे फोन किया, तू कैसे करता है ऐसा? एक कैसे तू 15 मिनट में उधर पहुंच जाती है तेरी गाड़ी, 15 मिनट में उधर कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन पहुंच जाता है, बेड मिल जाता है, कैसे होता है सब? मैंने बोला कि आप 24 घंटे मेरे साथ बिताओ और फिर कैसे होता है। मैं क्या, मैं ऐसे कर पाता हूँ कि I don't think twice before calling someone I don't know for someone I don't know। कि मुझे अगर किसी अनजान बंदे ने फोन किया, मैं तो निरंजन को फोन करूंगा, बॉस निरंजन कहाँ है यार, आप बोले 4-5 लोगों की जॉब दिलाओगी, बॉस ये आपकी जिम्मेदारी, आप करो। फिर आप इधर उधर भाग दौड़ करके कहाँ से भी जॉब दिलाओगे, देन इट मेक्स अ डिफरेंस। तो आई थिंक वो हमें नेटवर्क और वो चेंज शुरू करना है, विच इज फॉर अदर्स नॉट फॉर अस। आपने मेरा अगला सवाल प्रीएम्प्ट कर लिया। मैं यही पूछना चाहता था कि हम सबको यही लगता था कि ये बाकी कोई क्यों नहीं कर पा रहा है, और ऐसा कैसे हो रहा है कि सोनू सूद इज एबल टू मूव ट्रेन्स एंड बसेस एंड पीपल ओवरनाइट विद इन सच अ शॉर्ट टाइम। बट आई थिंक यू हैव आंसर्ड दैट ऑलरेडी। मैं सो निरंजन इफ यू आर सोचता नहीं था मेकिंग किसी को इट, फोन, मैंने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े मिनिस्टर, बड़े आम लोगों को मैं अचानक फोन करता हूँ रात को। मैं 2-3 बजे उनको फोन किया, मैं सॉरी सर आपको रात को फोन कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिस बंदे के लिए फोन कर रहा हूँ मैं जानता भी नहीं उसको, मैं मिला भी नहीं उसको, मैं शायद कभी मिलूंगा भी नहीं, लेकिन अभी हमने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, या उसको बेड नहीं मिला, या उसको ये ऑक्सीजन नहीं मिली, या एम्बुलेंस रात को नहीं मिली, तो सुबह तक नहीं बचेगा। अभी हमें थोड़ा सा 15 मिनट निकालने हैं, नींद खराब हो रही है लेकिन उसको बचाना है, एंड दे वर वेरी हैप्पी टू डू दैट। जैसे यार मजा आ गया, कभी फोन करो 24/7। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक हैपन इन एवरी सोसाइटी, इन एवरी फैमिली। आपने ना इसको इतना सिंप्लीफाई किया है, हमें पता है इसके पीछे एक ह्यूज मशीनरी है जो काम करती है। My next question is around the Sood Charitable Foundation. I'm sure now जी it's become a much bigger movement than just COVID. And जिस तरह से आप describe कर रहे हैं, it's now impacting a lot more things than just जी that. मतलब ये temporary नहीं रहेगा. I think this will राइट become a movement. राइट। तो उसके बारे में कुछ बताइए। So ये कब स्टार्ट हुआ, क्या है विजन, क्या है आपका, where do you see this trust going to? मैं देखिए, मैंने ना जब मैंने हेल्प करना शुरू किया लोगों को, तो मुझे एक बहुत बड़ी ऐसे चैरिटी का काम करते हैं, उन्होंने बोला कि यार हम आपको ऑनर करना चाहते हैं, हम आपको ऑनर करेंगे और वी वांट टू गिव यू अ ट्रॉफी और एक कोई शॉल वॉल देना चाहते हैं। तो उन्होंने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बड़े बड़े मिनिस्टर सबको उनको दिया था। हम लोग सर वी आर वेरी रेप्यूटेड वंस एंड वी वांट टू डू इट। तेलंगाना थे लोग। तो मैं कि सर मैं क्या करूंगा सर, मेरे पास ट्रॉफी इतनी बड़ी है, मैं एक और रखूंगा ट्रॉफी या शॉल रखूंगा, क्या करेंगे सर उससे?
मेरे पास एक थॉट है, आप मेरे लिए 2 सर्जरीज करवा के दीजिए, आपकी मर्जी का हॉस्पिटल, आपकी मर्जी की स्टेट, आपको मर्जी का जो भी मेरे पास, मैं रोज 15 20 17 सर्जरीज रोज करवाता हूँ। इंपॉर्टेंट सर्जरी, चाहे लिवर ट्रांसप्लांट बोले, किडनी ट्रांसप्लांट बोले, हिप रिप्लेसमेंट बोले, कुछ भी बोले, मैं करवाता रहता हूँ। आप मुझे 2 सर्जरीज कोई भी हॉस्पिटल, सर आप बोलो जिस हॉस्पिटल में हम लोग करेंगे, वी विल डू इट, अगर हम उन लोगों की जान बचा पाए। सो दैट्स माय बिगेस्ट ट्रॉफी, दैट्स द ऑनर दैट आई वांट टू गेट, कि आप एक्स अमाउंट उस हॉस्पिटल में, अपोलो में डाल दीजिए, सर मैंने भेज दिया चेक, आप किम्स में डाल दिए, भेज दिया चेक। हमने 2 की जान बचाई। वन वाज बीएमटी केस, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का केस था, और एक लिवर ट्रांसप्लांट था। दोनों बच्चों की हमने जान बचाई, एंड दे आर हेल्दी। और आज भी वो ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि यार आपने बहुत कमाल का काम किया, और हमने 24 साल से हम लोग ये कर रहे हैं, बट दिस वाज द मोस्ट स्पेशल वन, कि हमें लगा। और मुझे उस दिन ध्यान आया कि ये अगर मुंह में आलू रखनी है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो लोग करना चाहते हैं उनको मैं उधर उनकी जो एनर्जी है वहां पे डाइवर्ट करूं। फिर मैंने सूद फाउंडेशन जो है, सूद चैरिटी फाउंडेशन स्टार्ट किया, जो अभी किया। और उसके अंदर मैं ये नहीं बोलता कि आप हमें डोनेशन दो, आप हमें ये करो, मैं कहता हूँ कि आप हमें बताओ कि हम लोग क्या कर सकते हैं साथ में। कल विजित हमें फोन करके बोले कि सोनू भाई, हम रोबी के साथ चाहते हैं कि हम लोग 50 बच्चों की एजुकेशन हम लोग स्पॉन्सर करेंगे, यार हम लोग आते हैं, चलिए हम लोग करते हैं, या आपके साथ जो जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग कर नहीं सकते, हम बता सकते हैं आपको कौन प्रॉब्लम। हम लोग एज सूद चैरिटी फाउंडेशन, वी विल अडॉप्ट दोस किड्स, अडॉप्ट दोस फैमिलीज, वी विल अडॉप्ट दोस मेडिकल ट्रीटमेंट्स। आप मत दीजिए, आप यहाँ डायरेक्टली गए, या हम लोग आपको बताएंगे कि यार उस हॉस्पिटल के अंदर बच्चे की ट्रीटमेंट है, इतना पैसा कम पड़ रहा, आप देंगे। सो वी वांट एवरी इंडिविजुअल टू अडॉप्ट अ पेशेंट, or adopt a student, or adopt anything. So Sood Charity Foundation wants to be a channel where we will make you connect with the right people and make that thing happen. So this is how we started. और आधे से ज्यादा लोग जो आप बोल रहे हैं बड़ी मशीनरी, मैं उन आधे से ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं। वो लोग हैं जो कहीं पे भी मुझे कहीं ना कहीं मिल गए होंगे, या मैं किसी को ऑक्सीजन का बेड दिला रहा हूँ, या किसी को मेडिसिन दिला रहा हूँ, या इंजेक्शन दिला रहा हूँ। तो वो जरिया था पहुंचाने का। और उसने बोला सर मेरे को बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली, मैं सूद चैरिटी फाउंडेशन के साथ जुड़ के कुछ करना चाहता हूँ। मैं बोला आप हो हमारे साथ यार, जब भी मुझे विशाखापट्टनम में कोई केस पड़ेगा तो वहां होगा। तो उसने वहां पे 10-15 लोग इकट्ठे करके अच्छा काम करना शुरू किया, तो वो और हमारी वहां पे स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो ऐसे बढ़ते गए। आधे से ज्यादा लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ, मिला भी नहीं हूँ, पर वो ब्रांचेस इतनी फैलनी शुरू हुई कि मोटिव एक है कि जाने बचानी है, और वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। सोनू, आपने जो बोला, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हु आर लिसनिंग टुडे एंड वाचिंग अस will get inspired in some or the other aspect. I know we are running short of time, but फिर भी going back to one last question is post pandemic. I think ये तो अब movement बन गई है, but you also have a life where you started, which is your movie industry, and what else do we see you coming into, and how do you think you're going to balance both of these, considering ये तो बहुत बड़ा movement बन जाएगा in the next few years. So what's the future that we can expect from you? मुझे पता नहीं, ऐसे एक्टर तो कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं, अभी फिल्म्स कर रहा हूँ, करता रहूंगा। बट आई ऑलवेज से दैट आई एक्चुअली गॉट द बेस्ट रोल ऑफ माय लाइफ आफ्टर 19 years, जो अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, which is a real thing happening in real time. And I always, Almighty is the director of what's happening around me, and I'm just playing my part. चलता रहेगा ये। जो फाउंडेशन भी खोली थी, ऑलवेज माय किड्स आर आल्सो वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व, देखते रहते हैं कैसे काम चलता है। एंड आई ऑलवेज से दैट कि सोनू सूद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाली जनरेशन में बाद 100 साल बाद भी, 200 साल बाद भी लोग ऐसे बोलने चाहिए यार उस तब फाउंडेशन का शुरू किया, और देखो आज तक वो जो मशाल है वो जनरेशन आगे एक दूसरे को थमाती जा रही है। तो मेरा एम्बिशन, एम ये है, सोच ये है। और लाइक आपने बोला कि जाने से पहले मैं जरूर एक चीज कहना चाहूंगा कि सेशंस बड़े होते हैं भाई। हम लोगों ने आधा पौना घंटा किया, हम लोग बड़े लोगों से जुड़े, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आपके थ्रू मैं इतने लोगों से जुड़ गया हूं। हमें इस सेशन का एक रिजल्ट जो मुझे लगता है उन सब लोगों को भी देना चाहिए, कि ये वो सेशन नहीं है जो 40 मिनट में खत्म हो गया था, 1 घंटे में खत्म हो गया था, और फिर जिंदगी में सब लोग मसरूफ हो गए। मैं ये चाहता हूं कि जितने आज अपने लिसनर्स हैं, वो वी आर गोइंग टू मेक अ टेस्टिमोनियल ऑफ व्हाट has been done through this session for whom. आप अपने बंदे में किसी भी, आपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए, आप अपने किसी के लिए कुछ भी जो भी छोटा बहुत किया हुआ है, वी हैव टू मेक दोस थिंग्स। या मैं आपको बड़ी एक लिस्ट दूंगा कि आप चुनिए इसमें से क्या क्या आप पकड़ेंगे, छोटी छोटी चीजें। यू विल मेक स्मॉल टेस्टिमोनियल्स ऑफ दैट व्हिच यू शेयर विद योर पीपल ओनली, जो आपके
फैमिली है जो जुड़ रही है आज आपसे, उन्हीं के साथ कीजिए कि आज जब हमने ये चीजों से किया और हम लोगों ने ये मिलके किया और उसमें से 10 लोगों की जो जिंदगी बदली हैं, 5 लोगों की हम लोग जिंदगी बचा पाए हैं और इतनी फैमिलीज को हम लोग ये कर पाए हैं, थिंक तब मजा आएगा. देन वी ऑल ऑफ अस विल फील प्राउड कि यार देखो हम लोग उस दिन जुड़े थे और देखो हमारे साथ इतने और लोग जुड़ गए हैं साथ में करने के लिए. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव टू डू एंड वी हैव टू शेयर विद एवरीवन कि इस जो आज कनेक्शन हमारा जुड़ा है उसका एंड रिजल्ट ये आया है एंड दैट विल इंस्पायर ऑल ऑफ अस टू वर्क मोर एंड मोर और दोबारा जुड़ते रहे ताकि नेक्स्ट सेशन बोले तो हम लोग प्ले करें, यार देखो बॉस उस दिन बात हुआ था और आज उसका ये रिजल्ट है. Wonderful, Sonu. Thank you so much. Thank you very much for taking this time out. And it was wonderful to understand the back-end story of ये सब मिशन कैसे शुरू हुआ और जितनी चीजें आपने करी हैं पीछे से. So thanks again, and I'm looking forward to talk to you very soon with some results. Yeah, thank you so much, Niranjan, and the whole team of Adobe for making me a part of your family. And all I can say is, let's help together. Thank you so much. Thank you, Sonu. Thanks. Thank you. Thanks.